कहते हैं जब घर में बच्चों की किलकारी गूंजती है तो परिवार पूरा हो जाता है, लेकिन कई बार कुछ पति पत्नी ऐसे होते हैं जो इस खुशियों के लिए थोड़ा सा परेशान होते हैं। हमारे देश में आज भी कई परिवार ऐसे हैं जो मंदिर मस्जिद में जाते हैं, धागे बांधते हैं और मन्नतें मांगते हैं बच्चे और संतान के लिए। लेकिन मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली है। जी हाँ, मेडिकल साइंस ने अब इतनी तरक्की कर ली है कि आप कभी भी किसी भी उम्र में आप बच्चे की या फैमिली की प्लानिंग कर सकते हैं। ये हम किसकी बातें कर रहे हैं? दरअसल हम बात कर रहे हैं आईवीएफ की। आईवीएफ के माध्यम से आप कभी भी फैमिली की प्लानिंग कर सकते हैं और ये काफी आसान होता है। लेकिन अब बात आती है कि आईवीएफ आखिर होता क्या है, आईवीएफ क्या है और क्या इससे फैमिली की प्लानिंग करना कितना सेफ होता है। अगर इसके माध्यम से अगर बच्चे होते हैं तो बच्चे कितने सुरक्षित और कितने हेल्दी होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही आता है कि जब हम आईवीएफ के उससे कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं तो क्या बच्चा हेल्दी है, क्या बच्चा ठीक है, और ये प्रोसेस कैसी होती है, कितने समय में कितना वक्त लगता है, इसमें कितना खर्चा आता है, कोई आम व्यक्ति इस आईवीएफ प्रोसेस को अपना सकता है। इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे बंसल हॉस्पिटल के आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऋचा समारिया से। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। मैम, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि हमारी ऑडियंस को बताइए कि आईवीएफ होता क्या है, एक्चुअल में आईवीएफ है क्या? देखिए, आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक टेक्निक है जिसमें महिला के एग्स और पुरुष के स्पर्म दोनों को हम आईवीएफ की लैब में मिलाते हैं और एम्ब्रियो बनाते हैं, और इन स्वस्थ एम्ब्रियो को बाद में महिला की बच्चेदानी यानी कि गर्भाशय में ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी आने के चांसेस बढ़ जाए। मैम, मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि किन लोगों को आईवीएफ करवाना चाहिए और किन को ज़रूरत पड़ती है, किस परिस्थितियों में? और देखिए, आईवीएफ कई सारी स्थितियों में किया जा सकता है, जैसे कि नेचुरल प्रेगनेंसी रुकती है फैलोपियन ट्यूब्स में। ओके। तो यदि फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं तब आईवीएफ करने की ज़रूरत पड़ती है। या फिर पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या या गतिशीलता इतनी कम है कि नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं आ पा रही है, तब भी आईवीएफ करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा बार बार आईयूआई साइकिल्स फेल हो जाएं, या फिर सारे टेस्ट करा लिए हैं, सारे ही टेस्ट की रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है, यानी कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में भी आईवीएफ करने से प्रेगनेंसी आने के चांसेस बढ़ते हैं। या अंडदानी में कोई सिस्ट है, एंडोमेट्रियोसिस, जिसके चलते ओवरीज में एग अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, या बढ़ती उम्र के साथ भी जब अंडों की संख्या और गुणवत्ता घट जाती है, तो इन सारी परिस्थितियों में आईवीएफ करने की ज़रूरत रहती है। मैम, जैसे आपने बात की बढ़ती उम्र के साथ, तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आज की जनरेशन है वो शादियाँ काफ़ी लेट कर रहे हैं जी। और कई बार ऐसा देखने को भी मिलता है कि वो फीमेल हो या फिर मेल हो, वो अपने एग्स को स्टोर कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस कितना सक्सेसफुल होता है? अगर ऐसा इस प्रोसेस के थ्रू कोई जा रहा है तो क्या सक्सेसफुल होती हैं चीज़ें बाद में, या कोई दिक्कत होती है? बिल्कुल सही है। आजकल की जैसी लाइफस्टाइल है, कई सारे रीज़न से पुरुष महिलाएं अपने फर्टिलिटी को प्रिजर्व करना चाहते हैं कैरियर के और बाकी सारे ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए। तो किसी भी रीज़न से यदि हम प्रेगनेंसी को डिले करते हैं और उस डिले में अपने एम्ब्रियोज को या गैमीट्स को प्रिजर्व करते हैं, तो इस प्रक्रिया को फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन बोलते हैं, जिसमें कि एग फ्रीजिंग हो सकती है, एम्ब्रियो फ्रीजिंग हो सकती है, स्पर्म फ्रीजिंग हो सकती है। तो ये तकनीक भी बहुत सफल है, लेकिन इस तकनीक के सबसे ज़्यादा लाभ तभी मिलते हैं जब ये एक राइट एज में करा लिया जाए, यानी कि 35 से पहले यदि महिला अपने एग फ्रीज करा के सुरक्षित कर ले रही है तो इन एग्स का इस्तेमाल वो आगे चल के प्रेगनेंसी आने के लिए कर सकती है। ओके। मैम, इसके बाद सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि बच्चा जो आईवीएफ के उससे होता है वो उसका स्वास्थ्य कैसा होता है? अगर उसको नॉर्मल डिलीवरी की उससे बात करें तो वो, और अगर हम आईवीएफ की प्रोसेस से किसी का बच्चा हो रहा है तो हेल्थ और स्वास्थ्य के बीच में वो कैसा होता है? देखिए, आईवीएफ से होने वाले प्रेगनेंसीज बिल्कुल हेल्दी होती हैं। ये प्रेगनेंसीज बिल्कुल वैसी ही हेल्दी होती हैं जैसे कि कोई नॉर्मली जिसको प्रेगनेंसी रुक जाती है तो उसमें जैसे बच्चे की हेल्थ होती है, बिल्कुल वैसे ही होती हैं। कंजेनाइटल एनामोलीज का रिस्क, यानी कि बच्चे में कोई जन्मजात विकृति तो नहीं है, ऐसी कोई रिस्क आईवीएफ की प्रेगनेंसीज में ज़्यादा नहीं होती है। कई साल स्टडीज़ की गई हैं जिनसे हमें ये पता चला है कि आईवीएफ में ऐसी कोई रिस्क ज़्यादा नहीं है, तो आईवीएफ के बच्चे भी उतने ही हेल्दी होते हैं। रही बात नॉर्मल डिलीवरी की या सिजेरियन सेक्शन की, तो वो हर किसी की प्रेगनेंसी का अलग अलग होता है। वो प्रेगनेंसी में कई सारे फैक्टर्स होते हैं, उन पर डिपेंड करता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी कि सिजेरियन सेक्शन होगा। सिर्फ इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि प्रेगनेंसी आईवीएफ से हुई है। ठीक है मैम, आईवीएफ की प्रोसेस में कितना वक्त लगता है और कितना समय लगता है?
देखिए, आईवीएफ की प्रोसेस समझने के लिए हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है ओवेरियन स्टिमुलेशन, दूसरा होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। ओवेरियन स्टिमुलेशन यानी कि जब महिला को इंजेक्शंस दिए जाते हैं और इन इंजेक्शन से अंडे साइज में बढ़ाए जाते हैं, तो इस प्रक्रिया में 10 से 12 दिन का समय लगता है। इस प्रक्रिया में इंजेक्शंस लगते हैं, लेकिन ये इंजेक्शंस के दौरान महिला को हॉस्पिटल में स्टे करने की ज़रूरत नहीं होती है। हॉस्पिटल में आना जाना करके वो इंजेक्शंस लगा सकते हैं। तो इंजेक्शंस की प्रक्रिया 10 से 12 दिन में कंप्लीट हो जाती है। जब ये इंजेक्शन से अंडे साइज में बढ़ जाते हैं तो इनको निकालने की प्रक्रिया करते हैं, जिसको हम ओवम पिकअप बोलते हैं। उसमें सिर्फ 1 ही दिन का समय लगता है। 10-12 दिन में जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद लैब में एम्ब्रियोज बनाए जाते हैं और फिर इन एम्ब्रियोज को बाद में गर्भाशय की लाइनिंग बनाकर उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है मैम, एक चीज़ और जाननी थी कि जो आईवीएफ की प्रोसेस होती है वो कितना % सक्सेसफुल होती है? देखिए, आईवीएफ की सक्सेस बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। किस एज में आईवीएफ कराया जा रहा है, किस कारण से कराया जा रहा है, पहले क्या क्या ट्रीटमेंट कराया जा चुका है जिसमें सफलता मिली है नहीं मिली है, अंडों की शुक्राणु की क्वालिटी कैसी है, लैब की कैसी क्वालिटी है, इन सारे फैक्टर्स पे आईवीएफ की सक्सेस रेट डिपेंड करती है। लेकिन आज की डेट में वर्ल्ड वाइड जो आईवीएफ की सक्सेस रेट है वो 45 to 50% है। ओके मैम, क्या बढ़ती उम्र में जो आईवीएफ की प्रोसेस होती है वो क्या इम्पेक्ट करती है? क्या कितनी प्रभावित होती है? कोई अगर बढ़ती उम्र में चेंज करवा रहा है या कोई 35+ है या 40-45+ का कोई है, अगर उस उम्र में करवा रहा है तो उसकी आईवीएफ की जो प्रोसेस होती है कितना इम्पैक्टफुल होती है, कितना सक्सेसफुल होती है? जैसे मैंने आपको बताया कि आईवीएफ में सक्सेस डिपेंड करती है एग की क्वालिटी और स्पर्म की क्वालिटी पे। तो एग और स्पर्म की क्वालिटी जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे कम होती जाती है। महिलाओं में एग का नंबर और एग की क्वालिटी बढ़ती एज के साथ कम होती है। 30 से 35 तक ये जो फॉल होता है वो 35 के बाद एक्सपोनेंशियली फॉल होता है। सिमिलरली पुरुषों में भी ऐसा ही होता है। पुरुषों में स्पर्म की क्वालिटी जब वो 45 की एज क्रॉस कर जाते हैं तो स्पर्म की भी क्वालिटी गिरने लग जाती है। तो आईवीएफ की सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है कि हम कितना टाइमली ये ट्रीटमेंट करा रहे हैं। यदि हम कई साल इंतज़ार कर करके सोच के कराएंगे कि करें कि नहीं करें, 2 साल और इंतज़ार कर लें, 3 साल और इंतज़ार कर लें, तो उससे एज बढ़ जाती है और एज बढ़ने से अंडे शुक्राणु की क्वालिटी गिर जाती है, तो डेफिनेटली सक्सेस कम हो जाती है। आईवीएफ को लेके लोगों के मन में कौन कौन सी ऐसी गलतफहमियाँ आती है? एज अ डॉक्टर अगर आपके पास पेशेंट्स आते होंगे वो आपको बताते होंगे कुछ, तो लगता नहीं ये गलत है, आप गलत सोच रहे हैं, आपको गलत जानकारी है, तो अब तक आपके पास से कौन से पेशेंट्स आए या फिर आम लोगों के बीच में जो गलतफहमियाँ आईवीएफ को लेकर हो जाती है तो वो कौन सी होती है अक्सर? आप सही बोल रहे हैं। देखिए, आईवीएफ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है अगर टाइमली किया जाए, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम अपने डेली ओपीडी में फेस करते हैं वो ये है कि इस ट्रीटमेंट को लेकर टैबूज इतने सारे हैं, मिथ्स इतने सारे हैं कि वो ट्रीटमेंट से पहले क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहली बात तो पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि आईवीएफ बहुत ज़्यादा महंगी प्रक्रिया है, इसमें हमारा बहुत खर्चा हो जाएगा और हमें रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है। इवन ये प्रोसेस ऐसी है जो क्योंकि निचले लोगों से लेके ऊपर तक के जो हाई क्लास मिडिल क्लास से लेकर अगर हम ऊपर अपर लेवल की बात करें तो आईवीएफ की प्रोसेस को लेके कई लोगों के जहन में सवाल आ जाता है कि आईवीएफ नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि यार बहुत महंगा होगा या बहुत ऐसा हो सकता है। तो आप प्लीज़ हमारे ऑडियंस को एक क्लियर करिए कि जो आईवीएफ को लेकर लोगों के बीच में बात होती है कि महंगा है या कैसा है, कितना खर्चा इसमें आता है अगर कोई करवाने का सोच रहा हो तो? देखिए, आईवीएफ में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, मतलब इतना खर्चा नहीं आता है कि कोई भी नॉर्मल इंसान ये ट्रीटमेंट अफोर्ड ना कर पाए। आईवीएफ में खर्चा जो ट्रीटमेंट का होता है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है इंजेक्शन का खर्चा, दूसरा होता है भ्रूण बनाने के लिए जो लैब में खर्चा लगता है। तो इंजेक्शन का खर्चा लगभग 70 से 80 हज़ार में कंप्लीट हो जाता है और जो भ्रूण बनाने का लैब का जो एक्सपेंडिचर होता है वो भी लगभग इतना ही 70 to 80,000 का होता है। कई बार थोड़ा सा अमाउंट 10-20 हज़ार पेशेंट्स को एक्स्ट्रा जा सकता है, क्योंकि इंजेक्शंस किसको कितने लगेंगे ये फिक्स नहीं होता है। हर किसी को अलग अलग दिन तक इंजेक्शन लग सकते हैं। किसी को 10 दिन में ही एग रेडी हो जाते हैं इंजेक्शन से, कभी कभी कुछ पेशेंट्स को 12 दिन भी इंजेक्शंस लगते हैं। लेकिन फिर भी आउट ऑफ द पॉकेट, मतलब आउट ऑफ द बजट ऐसा नहीं है कि कोई एक नॉर्मल पर्सन ये ट्रीटमेंट अफोर्ड ना कर पाए, तो ऐसा ये इलाज बिल्कुल नहीं है। मैम, जो गलतफहमियाँ आज भी लोगों के मन में है वो गलतफहमियाँ जो हैं बताइए प्लीज़ उसके बारे में। एक तो यही कॉस्ट का हो गया। दूसरा ये है कि पेशेंट को लगता है कि हम जब आईवीएफ कराने जाएंगे तो हमको बेड रेस्ट करना पड़ेगा, पूरे टाइम हॉस्पिटल में एडमिट रहना रहेगा, 9 महीने बेड रेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईवीएफ ट्रीटमेंट जो वर्किंग कपल्स होते हैं वो अपना जॉब करके भी ये ट्रीटमेंट करा पाते हैं और 9 महीने बेड रेस्ट की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। एक और मिथ ये होता है कि आईवीएफ में हमेशा ट्विंस ही होंगे। ओके।
ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। IVF में ट्विंस होने के चांसेस 20% होते हैं यदि हम 2 भ्रूण डालते हैं। यदि हम 1 भ्रूण डालते हैं तो सिंगल प्रेगनेंसी भी होती है, 2 भ्रूण में भी कई बार सिंगल प्रेगनेंसी होती है। तीसरा ये एक और ये मिथ होता है कि बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर है। तो IVF प्रक्रिया में कहीं पेन नहीं होता है। जो इंजेक्शंस लगते हैं वो सबक्यूटेनियस लगते हैं, ये पेनफुल इंजेक्शंस बिल्कुल नहीं होते हैं। जब एग निकालने का प्रोसीजर होता है तो उसमें भी हम पेशेंट्स को एनेस्थीसिया देते हैं, जिसमें कि पेशेंट को दर्द भी ना हो और पता भी ना चले। और जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रोसीजर होती है वो भी एकदम कम्प्लीटली पेनलेस प्रोसीजर होती है। मैम इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये होता है कि IVF के उससे होने वाले बच्चे के माता पिता से DNA कभी कभी मैच नहीं होता है। जैसे दिल्ली में मामला सामने आया था, उनके ट्विंस बच्चे हुए थे और वो DNA आखिरी में हुआ कि मैच नहीं कर रहे हैं माता पिता से। तो क्या कुछ ऐसा होता है IVF में, या वो एक होता है ना कभी कभार कोई एक मामला निकल आता है? नहीं, देखिए किसी भी अच्छे IVF सेंटर में हर तरह से ये इंश्योर किया जाता है कि मिक्सिंग ना हो। मिक्सिंग रोकने के कई सारे तरीके होते हैं कि जब हम पेशेंट के सैंपल प्रोसेस कर रहे होते हैं तो एक ही सैंपल एक टाइम पे प्रोसेस किया जाता है। हर सैंपल को यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड से लेबल किया जाता है और डबल विटनेसिंग की जाती है, यानी कि 2 लोग उस चीज़ को क्रॉस चेक करते हैं। कई अच्छे IVF सेंटर्स में RFID सिस्टम भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये मिक्सिंग को प्रिवेंट करती हैं। तो बहुत ही रेयर या अनलाइकली है कि DNA मैच ना हो। डोनर साइकिल्स में जब DNA डोनर का होता है तो वो भी कपल को इन्फॉर्म करके ही किया जाता है, उनके कंसेंट के साथ। मैम ये मेरा आखिरी सवाल है, IVF को लेके जो लोगों के मन में धारणा है वो आपने क्लियर कर दी हमारी ऑडियंस को। इसके साथ ही IVF को किस प्रोसेस में किया जाता है, IVF को कैसे किया जाता है, थोड़ा सा बताइए प्लीज़। देखिए IVF एक विज्ञान पे आधारित बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है। अगर हम ये सारे टैबूज हटा दें तो कई बार मरीज़ की इतनी ऐसी ज़रूरत हो जाती है कि उसको IVF से ही प्रेगनेंसी रुक पाती है, जो कि आज से कई साल पहले पॉसिबल भी नहीं था। मतलब अगर आज से कई साल पहले हम देखें तो जिनके फैलोपियन ट्यूब्स थे, ट्यूब्स ब्लॉक हैं या फिर पुरुषों में शुक्राणु नील हैं, तो ऐसे कपल्स को प्रेगनेंसी आने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। तो आज की डेट में IVF से हर कोई अपने माता पिता बनने का सपना साकार कर सकता है। ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है माहवारी से, यानी कि महिला को माहवारी के पहले दूसरे दिन से इंजेक्शंस दिए जाते हैं जो कि सबक्यूटेनियसली लगते हैं। ये इंजेक्शन 10-12 देने के बाद जब अंडेदानी ओवरी में एग साइज में बढ़ जाते हैं, यानी कि 17 से 18 मिलीमीटर या उससे ऊपर के हो जाते हैं, तब हम ओवम पिकअप करके एक प्रोसेस करते हैं जिसमें हम एग्स को ओवरी से बाहर निकालते हैं। फिर इन अंडों में स्पर्म इंजेक्ट किए जाते हैं लैब में और इससे फर्टिलाइजेशन होता है। ये अंडे जो हैं वो भ्रूण बन जाते हैं। फिर इन भ्रूण को थोड़ा सा लैब में विकसित किया जाता है और लैब में जब ये भ्रूण विकसित हो जाते हैं उसके बाद हम इन्हें फ्रीज करके महिला के बच्चेदानी की नेक्स्ट साइकिल में लाइनिंग बना के ट्रांसफ़र कर देते हैं। कभी कभी सेम साइकिल में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है और ट्रांसफ़र करने के 2 हफ्ते के बाद एक ब्लड टेस्ट बीटा ECG करते हैं, जिससे कि पता चलता है कि प्रेगनेंसी आ गई है और उसके 2 हफ्ते बाद सोनोग्राफी से कंफर्म हो जाता है कि प्रेगनेंसी 1 रुका, भ्रूण की 2 रुका, कहाँ रुका, ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं। ओके मैम, ये 9 मंथ की ड्यूरेशन होता है पूरा 9 मंथ? ये प्रेगनेंसी आने की प्रक्रिया होती है। जैसे ही प्रेगनेंसी आ जाती है, ये भी एक मिथ है जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि IVF की प्रेगनेंसी किसी भी लिहाज से नॉर्मल प्रेगनेंसी से अलग नहीं होती है। IVF में प्रेगनेंसी में हम शुरू के 2 से 3 महीने तक सपोर्ट करने के लिए कुछ दवाइयाँ देते हैं, लेकिन 3 महीने के बाद ये दवाइयों का डोज कम करके हम बंद कर देते हैं। उसके बाद जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में दवाइयाँ चलती हैं जैसे कि आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन पाउडर, ये प्रेगनेंसी की और कोई डिमांड है तो उसके अनुसार दवाइयाँ दे रहे हैं। यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान चलने वाली दवाइयाँ, प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली सोनोग्राफी और प्रेगनेंसी का कोर्स बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। जैसा कि हमने रिचा मैम से जाना कि IVF होता क्या है, इसके जो आजकल लोगों के मन में मिथ रहते हैं वो कौन से हैं, IVF में कितना खर्चा आता है, IVF कराना कितना मुश्किल है, ऐसा लोगों को जो लगता है वो नहीं है। हमने सारे सवाल मैम से पूछे और मैम ने बड़े ही उससे हमें पूरे सवाल के जवाब दिए। कैमरामैन साहब के साथ मैं अंजलि, भोपाल।